हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल पर। जी हाँ, ऑक्टेट रूल के बारे में तो आप सभी लोगों ने पहले पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है? ऑक्टेट रूल का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करना चाहती है या अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा बनाना चाहती है, और इसी के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्टेट रूल ही सबसे पहला वो बेसिक रूल है जिसके बेस पर हम क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन सीखते हैं। ठीक है, शुरुआती क्लासेस में जब हम देखते हैं तो ऑक्टेट रूल हमें एक यूनिवर्सल रूल की तरह दिखाई देता है जिसमें हमको लगता है कि सारी केमिस्ट्री इसी के हिसाब से चलती है। लेकिन उसके बाद यदि हम देखें तो ऑक्टेट रूल के कई एक्सेप्शंस भी हैं और उन्हीं एक्सेप्शंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, या ऑक्टेट रूल की हम लिमिटेशंस कहेंगे। एक्सेप्शंस की बजाय हम उसको लिमिटेशंस कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं ये सारी, इसलिए क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर फॉलो होता है, लेकिन कई सारी जगह ये रूल प्रॉपर फॉलो नहीं होता है। आइए वही हम देखने वाले हैं कौन कौन सी। सबसे पहला जो है मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन एटम। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बनेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कंपाउंड बना रहा हूँ कार्बन CH4, तो CH4 की कंडीशन में हम देखते हैं 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन 1, 1 हाइड्रोजन 1, 1 हाइड्रोजन 1 एंड 1 हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन का कितने? हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से जब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं तो कार्बन में यदि हम देखें तो कार्बन में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कार्बन तो 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, बट हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। हाइड्रोजन का बेसिकली क्या कंप्लीट होता है? ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ड्यूप्लेट क्यों कंप्लीट होता है, ऑक्टेट क्यों कंप्लीट नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन आपका फर्स्ट शेल, हाइड्रोजन में केवल एक ही शेल होती है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है यदि वो अपना इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो वो हीलियम के जैसा ही आ पाएगा। इसलिए हाइड्रोजन के केस में हम उसे ऑक्टेट ना बोल करके ड्यूप्लेट कहते हैं। सो दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शन व्हेन एनी एलिमेंट मेड अ कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के केस में हमेशा उसका क्या कंप्लीट होता है? ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। ये पहला एक्सेप्शन है। आइए दूसरी लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं। ऑक्टेट रूल की दूसरी लिमिटेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। यहां से हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसमें बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपाउंड के बारे में जानते हैं BeCl2, या यदि मैं बात करूं AlCl3। नॉर्मली तौर पे जब आप 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में होते हैं तो हमको AlCl3 क्या बता दिया जाता है कि दिस इज आयोनिक। हमको बता दिया जाता है कि ये कैसा है? आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड के तौर पे हम इसका जो फॉर्मेशन करते हैं वो करते हैं इस तरीके से, Al++ और Cl- Cl- और Cl-, और इस तरीके से हम इसको आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। बट बेसिकली ये आयनिक तरीके का बॉन्ड है ही नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और ये ऑक्टेट रूल का, यहाँ पर यदि हम देखें तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, बट ये ऑक्टेट रूल का क्या है? ये एक्सेप्शन है, ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से। दोनों एग्जांपल्स देखने से हमें समझ आएगा। सबसे पहले हम BeCl2 की बात करते हैं। BeCl2 में जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो 2 और 2। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, Be से क्या होता है? 1 Be 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए, हम इसको क्या बोलेंगे? लुईस सिंबल बोलेंगे। अच्छा, ये जो Cl एक यहाँ पर लीजिए और एक Cl यहाँ पर लीजिए। इस Cl में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना और एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना। कोवेलेंट बॉन्ड बनने से इस Cl में 8 इलेक्ट्रॉन, इस Cl पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, बट इस Bl के पास, यदि Be के पास हम देखें, बेरिलियम के पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि Be का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
लेकिन यदि हम देखें कि क्या नेचर में BeCl2 एग्जिस्ट होता है, हाँ होता है। मतलब यहाँ पर BeCl2 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी नेचर में एग्जिस्ट होता है। तो यदि आपसे कभी कोई BeCl2 का स्ट्रक्चर पूछे तो आपको ये बताना है इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। अच्छा, AlCl3 की बात करते हैं। चलिए, तो एल्यूमिनियम की बात करें तो कितना, एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने एल्यूमिनियम बनाया, 1, 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब 3 क्लोरीन्स मैंने यहां पर लिए, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। ईच क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड बनाएगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा और एक यहां पर बनेगा। तो ईच क्लोरीन के पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन एल्यूमिनियम की यदि हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एल्यूमिनियम के पास हमें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम भी क्या है, एल्यूमिनियम भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, जो कि कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के तौर पर ये ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन के तौर पर ये यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉडल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल किन्हें कहते हैं, तो जिनमें क्या होता है, जिनमें बॉन्ड तो बनता है, स्टेबिलिटी तो है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले एक्सेप्शन या लिमिटेशंस की तरफ देखते हैं। तो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड। एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड, जिस तरीके से कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसी तरीके से कुछ कंपाउंड इस तरीके की भी हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोड करेंगे, PCl5, H2SO4 और SF6, तीनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। PCl5 फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, 2, 8, 5। इसमें सेंट्रल एटम सल्फर 16, 2, 8, 6 और यहाँ पर भी सल्फर। ठीक है, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें और इसमें हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें आउटर शेल 5, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 6। चलिए, सबसे पहले हम फॉस्फोरस को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ सल्फर को ड्रॉ कर लेते हैं। फॉस्फोरस में कितने, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर हम देखें 5 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। ईच क्लोरीन है, हर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 7 ये थे और एक यहाँ से आ गया। बट फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड। PCl5 हमारा क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड, जो कि ऑक्टेट रूल का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, लिमिटेशन है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, फॉस्फोरस पे 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यदि हम H2SO4 के स्ट्रक्चर को देखें, जरा हम इसको क्लीन कर दें पहले, तो हम बहुत इसको थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं। ये हमारा सल्फर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, ये मैंने यहाँ पर बना दिए। इसके बाद 2 हाइड्रोजन, ये यहाँ और ये यहाँ। अब आप कहेंगे कि सर हम लोगों को कैसे मालूम लगेगा कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है। स्ट्रक्चर के लिए जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक
जरूरी नहीं है कि आप सही स्ट्रक्चर को ड्रा कर पाए, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना उसकी बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 और ये 1। आइए बॉन्डिंग देखते हैं। सबसे पहले इस ऑक्सीजन की इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग है, यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर इसकी इसके साथ एक बॉन्डिंग है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इसकी इसके साथ और इसकी इस तरीके से एक बॉन्डिंग है। तो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। सल्फर की इस कंडीशन में हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लेकिन हमें सल्फर का इस तरीके का कोई कंपाउंड मिलता नहीं है। हाइड्रोजन की बात कहें तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है यहाँ पर भी, और इसका भी यहाँ पर भी डुप्लेट कंप्लीट है। एक्चुअल में हमको स्ट्रक्चर कैसा मिलता है, स्ट्रक्चर हमको मिलता है इस तरीके से। हम जरा इनको प्रॉपर कर लें, या यहाँ रख लें, यहाँ। अब कई बुक्स में आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलता है, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि इसको देखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन H2SO4 में होता ही नहीं है। तो ऐसी बुक्स जो इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाती हैं वो उसके सही स्ट्रक्चर को नहीं दिखाती हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, इस तरफ एक सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इस ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन। सल्फर की यदि हम बात करें तो सल्फर पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सल्फर पर हमें 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई देते हैं। कितने, 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखा आपने, इस तरीके से H2SO4 जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। H2SO4 जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और स्ट्रक्चर यदि आपको बनाने आते हैं लुईस तरीके से, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि उनके जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बनाने हैं, जो बॉन्ड्स हैं वो भी बनाने हैं, प्रॉपर तरीके से उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनाना है। तो ये हमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड में H2SO4 और PCl5 का स्ट्रक्चर देख लिया। आइए अब हम आगे चलते हैं और आते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। ये भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शंस के तौर पर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कह दिया जाएगा NO का स्ट्रक्चर बनाइए या NO2 का स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। देखो, NO का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो सबसे पहले ये मैंने नाइट्रोजन ले लिया, ये ऑक्सीजन ले लिया। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6। अलग अलग तरीके से मैं LCL इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ ताकि हमें मालूम रहे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। अब एक बॉन्ड तो ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया। ऐसी कंडीशन में इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर यही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। 8 नहीं हुए हैं, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑड नंबर में है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बोला है। कई बुक्स में इसकी स्टेबिलिटी को इस तरीके से भी दर्शाया जाता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ करके यहाँ आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आया है किसकी तरफ से आया है, ऑक्सीजन की तरफ से आया है। तो यदि हम ऑक्टेट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन का भी यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉडल या 1 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये स्ट्रक्चर किसका है, नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ठीक, इस तरीके से। दूसरा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में यदि हम बात करें, चलिए देखते हैं क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी इस तरीके की कोई संभावना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है। ये नाइट्रोजन हमने ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बॉन्डिंग करते हैं 1 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया।
इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, बट इस ऑक्सीजन के अभी 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट हो गए। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम हम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 7 रहेंगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉडल, या फिर स्टेबिलिटी दिखाने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं 1 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो ये जो हमने यहाँ पर बात करी, ये इसे हम कैसे कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। इसमें सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप देखिएगा किस तरीके से बनता है। ओके, अगले एक्सेप्शन या अगली लिमिटेशंस की तरफ आते हैं, कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। ऑक्टेट जो रूल है, ऑक्टेट रूल शुरुआत में ही कहता है कि कोई भी कंपाउंड, नोबल गैसेस जो होती हैं मोनोएटॉमिक होती हैं, कंपाउंड नहीं बनाती हैं, और कोई भी एलिमेंट इसीलिए कंपाउंड बनाता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस के जैसा करना चाहता है। लेकिन बाद में देखा गया कि ज़ेनॉन के कुछ कंपाउंड हमको मिलते हैं, XE F2 या XE F4 या XeO3 या XeO2 F2, इस तरीके से ज़ेनॉन के कई सारे कंपाउंड्स मिले हैं। अब ज़ेनॉन कंपाउंड क्यों बनाता है, इसके अपने रीजंस हैं, लेकिन यदि इनर्ट गैस कंपाउंड बना रही हैं तो बेसिकली वो ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि इनर्ट गैस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो कंपाउंड नहीं बनाती हैं। ऐसी स्पीसीज जिनका आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंपाउंड नहीं बनाएंगी। फिर भी क्या देखने को मिल रहा है कि इनर्ट गैस विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल बट दे आर मेकिंग कंपाउंड। सो दिस इज ऑल्सो अनदर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ये थी हमारी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलकर के उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।